मान लो हमारे पास एक ऐसा रीजन है जिसमें बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, लेट अस से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, और बोर्ड मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। और हम क्या करते हैं ना, एक वायर लेते हैं, वायर का ऐसा कोई भी लूप बनाते हैं और इसमें छोटी सी बैटरी ऐसे लगा करके किसी तरीके से इस तरह से इसमें करंट फ्लो कराते हैं। जैसे ही करंट फ्लो करता है ना, ये इमीडिएटली ऐसे सर्कुलर शेप में आ जाती है इस तरह से। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इस वायर के अंदर टेंशन कितना आएगा। ठीक है, ये वायर स्टेशनरी रखा गया है, इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने की वजह से वायर के अंदर टेंशन आता है। तो टेंशन कितना आएगा कैलकुलेट करना। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि क्योंकि ये करंट कैरिंग लूप है, इसके ऊपर नेट फोर्स तो जीरो ही एक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि करंट कैरिंग लूप है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो एक्ट करेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि इसके ऊपर टॉर्क कितना एक्ट करेगा। ठीक है, एक मिनट, करंट की डायरेक्शन मैंने थोड़ा अलग ले लिया, करंट यूज होता है। ठीक, इस तरह से। तो दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें आ, इसके ऊपर नेट फोर्स तो जीरो एक्ट करेगा, तो इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा क्या, बताओ। नेट टॉर्क एक्ट करेगा क्या, लूप के ऊपर नेट टॉर्क एक्ट करेगा। नहीं एक्ट करेगा, क्योंकि ये करंट कैरिंग लूप बार मैग्नेट है। ऐसा बार मैग्नेट जिसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है। राइट हैंड रूल से देख सकते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है और मैग्नेटिक मोमेंट भी इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है। तो क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग लूप के ऊपर कोई टॉर्क नहीं एग्जर्ट करेगी। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि इस लूप के अंदर कोई टेंशन आएगा क्या, इस लूप के अंदर कोई टेंशन आएगा क्या। तो एक काम करते हैं, इस लूप के ऊपर हम ना फोर्सेस देखते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट्स पे चेक करेंगे ना। मान लो ये वाला एलिमेंट लेते हैं, ये डीएल एलिमेंट इधर है और ये करंट कैरिंग एलिमेंट है। मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, किस डायरेक्शन में, डीएल क्रॉस भी वो कुछ इधर की तरफ। ठीक है, इसी तरह इसके बाद वाला एलिमेंट होगा डीएल क्रॉस भी, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करे किधर की तरफ, इधर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ना कुछ इस तरह से लूप के ऊपर, लूप के हर एक एलिमेंट के ऊपर ना कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ये जैसे इस करंट कैरिंग लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप को चारों तरफ से पुल कर रही होगी। कि ऐसा ही है जैसे रिंग है, इसको तुम लोग होल्ड करके चारों तरफ से पुल करना स्टार्ट कर देते हो। ये जब पुल करोगे तो तुम्हारे फोर्सेस को काउंटर बैलेंस करने के लिए ये लूप क्या करेगा, अपने अंदर टेंशन जनरेट करेगा। इस लूप के अंदर ये लूप, ये जो वायर है ना, ये टॉट हो जाएगी, इसके अंदर टेंशन आएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया कि कितना टेंशन आएगा, कैसे कैलकुलेट करें। टेंशन का मतलब फोर्स है, फोर्स का मतलब न्यूटन्स लॉ है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो न्यूटन्स लॉ हम अप्लाई करेंगे, तो पूरी लूप पे तो अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूरी लूप के ऊपर नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। ठीक है, और होना भी चाहिए। लेकिन अगर हमें टेंशन कैलकुलेट करना है, तो हमें इस लूप के किसी पार्ट पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके किसी पार्ट पर ही टेंशन अपीयर होगा। ठीक है, क्योंकि ये काम हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो इसको बहुत डिटेल में मैं नहीं करने जा रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस लूप के लिए ना, मान लो हम इस लूप का ये छोटा सा डी थीटा एंगल में सबटेंडेड एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, और सिर्फ इस एलिमेंट के ऊपर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। एलिमेंट को देखो, कुछ इस तरह से ये एलिमेंट है। एलिमेंट को यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा एलिमेंट कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये एलिमेंट कुछ इस तरह से है और इसका सेंटर कुछ यहाँ पर था।
इसका सेंटर कुछ यहाँ पर था, ठीक है, और ये वाली लेंथ, ये एंगल डी थीटा है। अब बताओ इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले टेंशन का फोर्स एक्ट करेगा, वो अलोंग टेंजेंट एक्ट करेगा। ये कई बार ये काम कर चुके हैं हम लोग। और एक मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करेगा। मैग्नेटिक फोर्स कैसे एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स कैसे एक्ट करेगा, इधर की तरफ, ठीक है, कुछ इस तरह से एक्ट करेगा, ठीक है। इसमें जो डीएल ये लेंथ एलिमेंट है, वो कुछ यूं है, ठीक है, डीएल। ये तो टेंशन को मैं अलग कलर से कर देता हूँ। यही सारे फोर्सेज होंगे। टेंशन का वाई कंपोनेंट बैलेंस हो जाएगा, और टेंशन का जो एक्स कंपोनेंट है, उस एक्स कंपोनेंट को मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। और ये डी थीटा, ये जो एंगल है ना, ये डी थीटा 0.2 होगा। तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स टी साइन, सॉरी, इधर वाला जो कंपोनेंट होगा 2 टाइम्स टी साइन डी थीटा 0.2। ये ज्योमेट्री से ये वाला एंगल सेम होगा। और लाइक वाइज नीचे वाले फोर्स के लिए ये इक्वल होगा मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल। और मैग्नेटिक फोर्स क्या कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू लिखेंगे आई डी एल क्रॉस बी, ठीक है। तो डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, राइट वर्ड्स होगी। मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई डी एल क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो आई डी एल क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आई, इसकी लेंथ डी एल है, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो बी है, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, ये साइन 90, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये साइन डी थीटा बाई 2 को डी थीटा 0.2 लिख देंगे, आई डी आर डी एल को हम आर डी थीटा लिख देंगे, और ये बी होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन तुम ऐसे सॉल्व करके तुम्हें टेंशन की वैल्यू पता चल जाएगी, बी आई आर की इक्वल। ठीक है, एनीवे ये तो ऐसे हमने पिछले टॉपिक का क्वेश्चन अभी ले लिया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन स्टार्ट किया था, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मान लो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि तुम, तो क्या होगा बताओ, खुद से बताओ तुम लोग, क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए बताओ। अगर मान लो वायर है और थिन वायर है, तो वो ऐसे अंदर की तरफ स्क्वीज हो जाएगी, ठीक है, और ये इस तरह से इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है, और नई शेप के अकॉर्डिंग फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। और फोर्स इस तरह से एक्ट करेगा कि अल्टीमेटली उसको बैलेंस कर ले, ठीक है, तो ये रीअलाइन होगी ये लूप, ठीक है। लेकिन मान लो तुमसे, चलो तुम्हारा आंसर है कि ये ना श्रिंक कर जाएगी, मतलब ये ऐसे कोलैप्स कर जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो ये हार्ड ये हार्ड वो है, मतलब हार्ड लूप है, हार्ड मटेरियल का लूप बना हुआ है, हो सकता है ऐसा कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ना ज़्यादा है मैग्नेटिक फोर्स के कोलैप्स करने की, मैग्नेटिक फोर्स जितना एक्ट कर रहा है उसकी कंपैरिजन में, तो उस केस में क्या होगा बताओ। अब तुम्हारा कॉमन कॉमन सेंस टेस्ट होगा। अगर हार्ड लूप है, कोई रिंग है हार्ड, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो फोर्स तो मैग्नेटिक फोर्स तो इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कंप्रेस नहीं होगा एक बार में, तो क्या होगा, इस तरह से बताओ, इसको हम ऐसे करके पुश कर रहे हैं, तो ब्रेक तो हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत मतलब इसकी स्ट्रेंथ कम है, हाँ डिफॉर्मेशन तो होगा, पिछले केस में भी डिफॉर्मेशन है, इसमें भी डिफॉर्मेशन है, और कितनी डिफॉर्मेशन आएगी वो टेंशन से तुम निकाल सकते हो। लेकिन इसमें इसके अंदर क्या होगा बताओ, यहाँ पर क्या होगा,
क्या होगा बताओ? पहले क्या था ना, ये जो हमारा एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट को मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा था, इधर की तरफ ऐसे पुल कर रहा था, इस डायरेक्शन में पुल कर रहा था। तो इसको रोकने के लिए टेंशन क्या कहता है, रुक जाओ, ठीक है, उधर मत जाओ, यहाँ पर तुम्हें भाई लोग खड़े हैं। इस तरह से टेंशन इसको रोकता था, ठीक है, टेंशन इधर की तरफ आता था, इसको पुल करता था, ठीक है, और उनका कंपोनेंट फोर्स को, ठीक है, बैलेंस करता था। अब इस बार फोर्स इधर की तरफ है, कि मैग्नेटिक फोर्स इधर, इसको मैग्नेटिक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है। इस बार क्या होगा, इस बार टेंशन नहीं, नॉर्मल एक्ट करेगा, इधर वाला जो पार्ट है ना वो पुश करेगा, ठीक है, ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको इधर की तरफ ऐसे करके नॉर्मल एक्ट करेगा, और इधर की तरफ नॉर्मल एक्ट करेगा। ठीक है, नॉर्मल की वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे, वो भी वी आई आर के इक्वल आएगी, ठीक है। एनीवे एनीवे मेरा आज का कंसर्न है, हाँ ठीक है, हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैग्नेटिज्म के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक तक पहुंच गए थे, और वो है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन। हम देखेंगे बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे कि किस तरह से पॉइंट चार्ज, किस तरह से चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, तुमने मैग्नेट्स को तो बहुत देखा होगा, लेकिन बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पर ये मैग्नेट, इन मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड आ कहाँ से रही है, ठीक है, वो तुम यहाँ पर सीखने जा रहे हो। ठीक है, तो लास्ट क्लास की समरी, लास्ट क्लास में क्या बताया था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई मूविंग पॉइंट चार्ज है, ठीक है, कोई मूविंग पॉइंट चार्ज है, तो वो अपने आसपास हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, थोड़ी देर के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख देता हूँ, ये अपने आसपास हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्शन किधर आती है, आर कैप की तरफ। लाइकवाइज अगर ये चार्ज मूविंग है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ी देर के लिए ना, जो कांस्टेंट है ना, उसको के एम लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा आसानी हो, के लिखूंगा तो फिर कंफ्यूजन होगा, इसीलिए के एम लिख देता हूँ। के एम स्टैंड्स फॉर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, टाइम्स क्यू वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है, वेलोसिटी क्रॉस, ठीक है, ये आर अपॉन आर क्यूब लिखा था, या चाहो तो तुम इसको आर कैप अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पर मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, वो वी क्रॉस आर की डायरेक्शन में होगी, ठीक है, वी इधर है, आर इधर है, तो वी क्रॉस आर से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड होगी। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड चार्ज पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले थोड़ा मतलब सिमिलर है, बस इसमें एक वेलोसिटी का एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है, और दूसरा डायरेक्शन में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो पिछली क्लास में इतना ही बताया था, मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई मूविंग पॉइंट चार्ज है, तो मूविंग पॉइंट चार्ज के लिए ये बियो सवार्ट लॉ है। बियो सवार्ट लॉ कंप्लीट एक्सप्रेशन है, जिसको यूज करके किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से हर जगह पर कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन v क्रॉस r के अलोंग होती है, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड k q v r साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। वी आर अगर कह रहा हूँ तो वो वी आर कैप है, या इसको v साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए इसी सिर्फ बियो सवार्ट लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता था कि थोड़ा तुम्हें चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस पैटर्न की होती है उसका आइडिया हो,
इसी तरह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था। पहले एक चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी, है ना। ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, इस तरह से एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की। फिर उसके बाद दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, तीन चार्ज पार्टिकल चार्ज। तो अलग अलग टाइप के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, वो हम लोगों ने, ठीक है, स्टार्टिंग में कूलॉम्स लॉ के बाद डिस्कस किया था। और अलग अलग टाइप के लिए पैटर्न ड्रॉ करके भी देखा था। लेकिन इन सब के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फंडामेंटल में ये था कि कोई भी पॉइंट चार्ज, इस चीज को तुम अप्रिशिएट करोगे अगर उस टाइम में तुमने समझा है, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग नेचर की होती हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे दूसरा चार्ज लाते हैं ना, तो इसकी वजह से भी डाइवर्जिंग फील्ड लाइंस है, और ये दोनों डाइवर्जिंग फील्ड लाइंस मिल करके ना ओवरऑल डाइवर्जिंग फील्ड लाइंस ही बनाती है, ठीक है। डाइवर्जिंग फील्ड लाइंस ये दोनों मिल करके ना, ठीक है, इस तरह से डाइवर्जिंग फील्ड लाइंस ही बनाती है। तो अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्जिंग नेचर की है, ठीक है। इस तरह से चार्जेस को मिला करके हम लाइन चार्ज बना देते हैं। फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्जिंग नेचर की होती है, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो कन्वर्जिंग नेचर की होती है। फिर लाइंस को मिला करके, लाइन चार्जेस को मिला करके अगर हम प्लेन चार्ज, शीट ऑफ चार्ज ऐसे बना देते हैं, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना ऐसे बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाती है। ये जो यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है, इसको भी हम डाइवर्जिंग से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज होता है, इसकी वजह से डाइवर्जिंग फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती है। लेकिन अगर इससे बहुत दूर जाएंगे ना, बहुत दूर वाले पॉइंट्स पे, अगर इस पॉइंट चार्ज से बहुत दूर चले जाएंगे, यहाँ पे फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म की तरह हो जाएंगी, ठीक है, ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी। तो शीट की वजह से भी जो फील्ड लाइंस का नेचर है, उसको हम किसी तरह से रिलेट कर सकते हैं कि वो, हाँ, वो भी, उसका भी नेचर सिमिलर है। मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग नेचर की होती है, तो किसी भी तरह के चार्ज सिस्टम की वजह से, चार्ज सिस्टम को हटाओ, हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इनहेरेंट नेचर है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग नेचर की ही होंगी, ठीक है। अब हमारे पास, हमें पता चला है कि चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। तो वही काम कर रहे थे पिछली क्लास में, एक पॉइंट चार्ज लिया था, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या, मैग्नेटिक, अलग अलग पॉइंट पर बियो-सवार्त लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो बता सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हम इसके अराउंड ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा जानना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसे, इन प्रिंसिपल किसी भी चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा, क्या तरीका होता था, क्या तरीका होता था। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर तुम्हें अभी किसी चार्ज सिस्टम की वजह से ड्रॉ करने को कहा जाए, तो इन प्रिंसिपल क्या तरीका होगा, मतलब इन प्रिंसिपल तुम कैसे ड्रॉ करोगे। ये मान लो यहाँ पे मैंने क्यू दे दिया, और यहाँ पे मान लो -2q ऐसा दे दिया। मैं बोल रहा हूँ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, कैसी बनेगी, ठीक है, कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे। तुम गेस करके ओवरऑल पैटर्न बता सकते हो कैसा होना चाहिए अब। और ये कोर्स का इनहेरेंट पार्ट है। अभी तक अगर मान लो इससे पहले के टॉपिक्स तुमने अच्छे से पढ़े हैं, तो तुम्हें ऐसे सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी गेस करना आना चाहिए, ठीक है। नहीं आती है तो कमी है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें मतलब प्रॉपर कन्वेंशनल मेथड यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना हुआ तो कैसे करोगे। हम इन प्रिंसिपल बोलते हैं कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ करो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की डायरेक्शन ड्रॉ करो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर की डायरेक्शन ड्रॉ करो, ठीक है। हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करो, ठीक है। हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करो। ये ऐसे है, इसकी वजह से इधर होती है, और इसकी वजह से इधर होती है, तो ये थोड़ा ऐसे हो जाएगी, है ना, इस तरह से। तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करो, और इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को हर पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ड्रॉ कर दोगे, तो उन सारे
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को तुम जॉइन करके लाइन बना दो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को जॉइन करके जो लाइन बनेगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है। ठीक है, तो उसी तरह का काम हम यहाँ पर भी करना चाहते हैं, क्योंकि हमने अभी सिर्फ सबसे पहला केस ही स्टार्ट किया है, वो है सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से। तो इस पॉइंट चार्ज के अराउंड ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी पता लगाना चाहते हैं। तो लास्ट क्लास के एंड में हम यहाँ तक पहुंचे थे कि हमारे पास ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और ये किसी भी डायरेक्शन में, लेट अस से कि अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बोर्ड के प्लेन में बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और इस पे लेट अस से चार्ज क्यू है, तो ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है। और हमने पिछली क्लास में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन में अलग अलग जगह पर कैसी होगी वो पता लगा लिया था। वो कैसी आ रही थी, वो राइट हाफ में कुछ इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, ठीक है, इनसाइड द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, ठीक है, इस तरह से। और लेफ्ट हाफ में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे थी, आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, पिछली बार हम लोगों ने अलग अलग पॉइंट्स पर बियो-सवार्ट लॉ अप्लाई करके, बियो-सवार्ट लॉ कहता है कि किसी भी पॉइंट पर मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है v क्रॉस r की डायरेक्शन में, ठीक है, तो v क्रॉस r हर जगह पर किया और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चली, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था इसके आसपास स्पेस में हर जगह पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तभी उन डायरेक्शंस को जॉइन करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम इमेजिन कर पाएंगे। अभी तो बोर्ड के प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड हमने ड्रॉ किया है, इसके राइट हाफ में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, लेफ्ट हाफ में हर जगह पर बाहर की तरफ है। ये अलग बात है कि चार्ज के जितना पास रहेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग होगी, और यहाँ इसके दूर जितना जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होगी, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। अब मैं इसके अलावा और बाकी पॉइंट्स पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चाहता हूं तुम इमेजिन करने की कोशिश करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा तुम्हारे एंड पर विजुअलाइजेशन के टर्म्स में। तो ये बोर्ड के पॉइंट्स पर तो हमने इमेजिन कर लिया, अब थोड़ी देर के लिए बिल्कुल मानना है तुम्हारी बोर्ड पर ही चार्ज इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे ड्रॉ किया बिल्कुल उसी तरह से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि इमेजिन करो वो पॉइंट जो कि इस चार्ज पार्टिकल के जस्ट ऊपर है, ऊपर, ठीक है, बोर्ड के प्लेन में इस चार्ज पार्टिकल के जस्ट ऊपर है। चार्ज पार्टिकल के जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी बताओ, जस्ट ऊपर, मतलब यहां पर नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसके बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के प्लेन के बाहर ठीक ऊपर, ठीक है, वी क्रॉस आर किधर की तरफ होगी, वी क्रॉस आर, तो मैग्नेटिक ये वेलोसिटी किधर है, हाँ वेरी गुड, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, और आर किधर होगा, आर किधर होगा, अगर ऊपर वाला पॉइंट है ना उसके लिए आर की जो डायरेक्शन है ना आउटवर्ड होगी, तो वी क्रॉस आर करेंगे तो तुम राइट हैंड रूल से बताओगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पर होगी ना वो कुछ राइट वर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो तुम लोग, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो क्या, मैं इसको कैसे इमेजिन कर रहा हूँ, मेरे पास इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा मैं ये बोर्ड का प्लेन है मान लो, ठीक है, ठीक, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल हमारा रखा गया था और ये इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करा, और ये वाला जो प्लेन है ना, ये वाला प्लेन इमेजिन करना है बोर्ड का प्लेन है, ठीक है, तो इस वाले प्लेन में, ये बोर्ड के प्लेन में हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किए,
वो इधर की तरफ आ रही थी, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोट। ठीक है, थोड़ा सीडी में तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इधर मैग्नेटिक, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, कुछ इस तरह की है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह की है, और इधर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस इधर वाले प्लेन में, ठीक है, वो बाहर की तरफ है। लेकिन मैं इसके ना ठीक परपेंडिकुलर, ये दोनों 90 डिग्री पर है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन पे मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हम इससे पहले ना बोर्ड को यहाँ से देख रहे थे, ऊपर से, इसका जो पिछला एग्जाम्पल लिया था। मैं कह रहा हूँ चार्ज पार्टिकल के जस्ट ऊपर मतलब ये वाला पॉइंट हो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। ठीक है, तो वो कुछ वी क्रॉस आर, वो बिल्कुल इस तरह से होगी, यहाँ पर इधर होगी। इमेजिन कर पा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ होगी। ठीक है, यहाँ पर आर क्या होगा, इधर की तरफ होगा। वी क्रॉस आर करोगे, वी क्रॉस आर करोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। यहाँ पे आर कुछ ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड चली गई। कि ये विजुअलाइज कर पा रहे हो, ये जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को थोड़ा विजुअलाइज कर पा रहे हो। मैंने थोड़ा छोटा बना दिया, मुझे थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए था, या मैं थोड़ा ये ऐसे बनाता हूँ। ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर ये आर इधर है, ठीक है, और वी वी क्रॉस आर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ इसके बीच में ना कहीं यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी इस तरह से ये वाला प्लेन है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ये तुम इमेजिन करो, ये तुम्हारे सामने वाली दीवार है, ये तुम्हारे लेफ्ट साइड में जो दीवार है ना, वो वाली दीवार है, और ये फ्लोर है। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट्स पर हम मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, तुम आर वी क्रॉस आर करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कुछ ऐसी होगी इस बार। ठीक है, गेस कर पा रहे हो। और उसके और बाद वाले पॉइंट पर सोचो, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, वी क्रॉस आर करो, वी क्रॉस आर, तो दोनों के परपेंडिकुलर वो कुछ ऐसे करके होगी। और आगे जाएंगे तो इस पॉइंट पर वी क्रॉस आर, तो वो अंदर की तरफ होगी। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इन सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर हम ज्वाइन करेंगे, तो तुम्हें थोड़ा, मैं मानता हूँ थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी वो तुम इमेजिन कर पा रहे होगे आप। ठीक है, इसके लिए मैं एक और फिगर बनाता हूँ और थोड़ी सी मेहनत करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है मुझे इसमें, लेकिन अगर तुम लोग डायरेक्शन विजुअलाइज कर लेते हो, ठीक है, तो बहुत मेहनत कुछ भी नहीं है। और नहीं कर पाते हो तो फिर ये वेस्ट है। ठीक है, गुड। ठीक, मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत ये इमेजिन कर पा रहे हो। मैं ट्राई करता हूँ एक, ठीक है, कि ये थ्री में ऐसे विजुअलाइज करना इतना आसान नहीं है। वीडियो भी बार बार कौन चलाए, वीडियो चलाता हूँ तो फिर क्या होता है कि ये जो बोर्ड का काम है फिर से करना पड़ता है मुझे। ठीक है, तो ये दोनों प्लेन्स है जो कि एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और हम इमेजिन करते हैं कि इसके ठीक यहाँ पर मान लो सेंटर पर कोई ऐसे चार्ज है। ठीक है, ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है कुछ इस तरह से, ठीक है, ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, ये वी वेलोसिटी से आगे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब मुझे एक एक करके ना अलग अलग पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। पहले पहले ये एक पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, इन तीनों पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ किधर होगी।
लेट अस से ये जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये जो है ये वर्टिकल प्लेन है। बताओ थोड़ा जल्दी। गुड। ठीक है आशिक, तुम तो अब हमेशा सबसे पहले आंसर बताती हो। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये वी है, आर है, वी क्रॉस आर करते हैं, वी क्रॉस आर करते हैं, तो तुम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हो, वो कुछ ऐसे आती है, अंदर की तरफ आती है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है। इमेजिन कर पा रहे हो? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर कैलकुलेट करो, वी क्रॉस आर, फिर से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की जो लेंथ होगी ना, वो क्या होनी चाहिए? वो क्या होनी चाहिए? ये पॉइंट पास है, तो पास वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी ऑब्वियसली ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाया। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यहाँ पर है, और इधर वाले पॉइंट पर फिर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कुछ ऐसे आए। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर इस प्लेन पर तो हमने कैलकुलेट कर लिया, इस पूरे प्लेन पर ना कहीं पर भी तुम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, इस तरह से अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, ज्यादा हम इसमें ड्रॉ नहीं करें, नहीं तो वो अब ये वर्टिकल प्लेन में भी कैलकुलेट, इन तीनों पॉइंट्स पर कैलकुलेट करते हैं। बताओ इन तीनों पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? वी क्रॉस आर। गुड, राइट वर्ड्स होगी। अब राइट वर्ड तुम्हें थोड़ा, अगर यहाँ से देखोगे ना तो इस रेफरेंस से राइट वर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वी है, ये आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह की होगी। मैं ये आर हटा दे रहा हूँ, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये तुम लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो, और अगर नहीं कर पा रहे तो मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है। ठीक है, और फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ, इसकी भी लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, इस तरह से इन तीनों पॉइंट्स पर तुम देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ रही है। तो ओवरऑल अगर बाकी पॉइंट्स पर भी तुम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को ड्रॉ करते हो और उसको ज्वाइन करते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से, ऐसे चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से आएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक है, तो ये मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हर एक पॉइंट पर थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तुम्हें इमेजिन करनी पड़ेगी, और इमेजिन करने के बाद उन सारी डायरेक्शंस को तुम ज्वाइन करोगे, तो फिर ये इसी तरह का पैटर्न तुम्हें मिलेगा।
ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज ऐसे किसी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। इसके आसपास हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। बियो-सवार्ट लॉ है, V क्रॉस R करेंगे, हमेशा हमें किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करने के बाद हम डायरेक्टली भी हर जगह पर पॉइंट चार्ज के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिन कर सकते हैं। हम अगर हमें पॉइंट चार्ज के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न पता है तो डायरेक्टली भी हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता पाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा, वो बियो-सवार्ट लॉ से ही आया है, वो हम खुद से नहीं बना रहे हैं। बियो-सवार्ट लॉ से आया है कि इस पॉइंट, मतलब मैं तो यहाँ पे कुछ रीजन बना, लेकिन अगर हर जगह पर तुम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लोगे ना, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ यूं होगी कि इमेजिन कर पा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी। तो पॉइंट चार्ज के अराउंड हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड फील्ड की डायरेक्शन को ज्वाइन करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न आता है अल्टीमेटली वो कुछ इस तरह का आता है। ठीक है, वो कुछ इस तरह का आता है, इस तरह से सर्कुलर नेचर का आता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो इस तरह से सर्कुलर नेचर का आता है। इस तरह से, ठीक, इमेजिन कर पा रहे हो। तो हम लोग पॉइंट चार्ज के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हर बार ये काम नहीं करेंगे कि बियो-सवार्ट लॉ अप्लाई करके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाला, ज्वाइन किया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमें पता है। तो हम एक नया रूल बनाते हैं और उस रूल का नाम होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, और इसको यूज करके हम डायरेक्टली पॉइंट चार्ज के आसपास हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी वो बता सकते हैं। क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना है, चार्ज जिस जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ना, ध्यान से सुनो, चार्ज जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड का थंब रखना है। ठीक है, इस तरह से राइट हैंड का थंब रखना है। ठीक है, और अपने फिंगर्स को ठीक है, और अपने फिंगर्स को कर्ल करना है। तो फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में तुम कर्ल करोगे ना, ठीक है, जो कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन होगी ना, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। पॉइंट चार्ज के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, डायरेक्टली इस राइट हैंड थंब रूल से हम बता सकते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास ये पॉइंट चार्ज है, कुछ इधर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड को थंब की तरफ रखो और फिर फिंगर्स को कर्ल करो ऐसे करके, तो तुम्हें पता चल जाएगा इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से हैं। राइट हैंड रूल कुछ ऐसे, ये इस तरह से है। ये तो सेम प्लेन में, इसके नीचे वाले प्लेन में भी इसी तरह से। ठीक है, लेकिन नीचे वाले प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा दूर होंगी, तो इससे दूर वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो कुछ ऐसी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न। अब मैं पूछ रहा हूँ कि जो पहले तुमसे क्वेश्चन पूछा था, ये एक पॉइंट चार्ज रखा गया है बोर्ड के प्लेन में, और जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है बिल्कुल उसी तरह से ये चार्ज पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है। मेरा क्वेश्चन है कि ये पॉइंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इन तीनों पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। वी क्रॉस आर करने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड रूल से डायरेक्टली बता सकते हैं। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि थंब की डायरेक्शन में हम वेलोसिटी वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को रखते हैं और अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं। तो फिंगर्स को जब कर्ल करोगे ना, तो पता चलेगा कि पॉइंट नंबर 1 पर ना, पॉइंट नंबर 1 पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है। पॉइंट नंबर 2 पर इनफैक्ट राइट हाफ के सारे पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड आ रही है। फिंगर्स को कर्ल करोगे तुम्हें ये भी पता चलेगा कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे फिंगर्स बाहर आ रहे हैं, तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बाहर की तरफ है। और बोर्ड के पॉइंट्स पर ही नहीं, तुम राइट हैंड से ये भी बता सकते हो इसके बाहर, इस अभी मैंने बोला था पॉइंट चार्ज के जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो राइट हैंड से तुम डायरेक्टली बता सकते हो कि वो बिल्कुल इधर
राइट हैंड साइड में होगी, राइट टुवर्ड्स राइट होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अब हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता पाओगे? अगर मूविंग चार्ज दिया जाएगा तो V क्रॉस R करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बता सकते हैं। लेट अस से हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज प्लस Q है और इस पॉजिटिव चार्ज को हम एक वेलोसिटी दे रहे हैं। लेट अस से ये चार्ज पार्टिकल ना बिल्कुल बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे मैं वेलोसिटी बता रहा हूँ, वो ऐसे क्रॉस है अंदर की तरफ। ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल इस मोमेंट पे बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा है, परपेंडिकुलर अंदर। अपने आसपास मूविंग चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप करेगा, तो बोर्ड के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी बताओ? अरे बताओ ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन में राइट हैंड रूल, तो राइट हैंड रूल सर्कुलर नेचर की होंगी, लेकिन किधर? सर्कुलर नेचर का मतलब डायरेक्शन थोड़ी हुआ। हाँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड रूल से हमें पता चलेगा कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी। तो पास की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना, वो थोड़ा स्ट्रांग होंगी, और दूर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस तरह से, वो वीक होती जाएंगी। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ये बिल्कुल सर्कुलर नेचर की। ठीक है। हाँ, और इसके साथ एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ कि ये तो हमने पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बताया है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से आएंगी। लेकिन अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज की जगह यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। तो राइट हैंड रूल से तुम निकालोगे, लेकिन राइट हैंड रूल से जो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी उसका ऑपोजिट लेना है नेगेटिव चार्ज के लिए। ठीक है। ठीक है, चलो अब एक सिंपल सा ब्यूज सावर्ट लॉ का कि एक दो क्वेश्चन सिंपल सिंपल हम ले लेते हैं, अगर तुम लोग अलाउ करो तो ऑब्वियसली। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। कौन सा सेंटर? तो क्वेश्चन में एक, ये मान लो हाइड्रोजन एटम है, और इस हाइड्रोजन एटम में क्लासिकल मॉडल के हिसाब से कि ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, वी स्पीड से सर्कुलेट कर रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि इसके सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बतानी है और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बताना है। ये मूविंग चार्ज पार्टिकल है ना, तो हर जगह पर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तुम बोलोगे कि इस इंस्टेंट पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पर हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, हमेशा कितनी होगी वो कैसे बताएंगे? तो तुम किसी एक इंस्टेंट पे पहले कैलकुलेट करो। मान लो किसी मोमेंट पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहाँ पर है। ठीक है, इसी मोमेंट पर ये इलेक्ट्रॉन सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब भी हमें कैलकुलेट करनी होती है, तो हम सबसे पहले हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चार्ज वी क्रॉस आर कैप। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। तो इस ब्यूज सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए या मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें ये दोनों वेक्टर चाहिए। चार्ज तो हमें दे दिया गया, हमें वेलोसिटी वेक्टर भी चाहिए और पोजीशन वेक्टर भी चाहिए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये दोनों वेक्टर जब तक हम नहीं ड्रॉ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहले वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर किधर है? वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट के अलॉन्ग है, तो वेलोसिटी वेक्टर तो कुछ ऐसे है। उसके बाद पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब है चार्ज से उस पॉइंट की तरफ वाला वेक्टर जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, इसमें बहुत लोग क्या करते हैं ना, ऐसे बना देते हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है चार्ज से पॉइंट तक। ठीक, यहाँ पे मान लो चार्ज दिया गया था, ठीक है, प्लस क्यू, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब ये वाला वेक्टर होता है ना। ठीक है, चार्ज से पॉइंट वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर।
V और R ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? V क्रॉस R करते हैं तो राइट हैंड रूल से बाहर की तरफ आएगी, लेकिन तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि ये नेगेटिव, लेकिन तुम्हें यहाँ पे याद रहना चाहिए कि ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ प्रोड्यूस होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है ब्यूस-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और v क्रॉस v, तो v क्रॉस v का मतलब v क्रॉस r, तो v क्रॉस r का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, r कैप का मैग्नीट्यूड, तो वो तो 1 ही होगा, और दोनों के बीच में एंगल, और तुम देख सकते हो v और r के बीच में एंगल 90 डिग्री है। v क्रॉस r का मैग्नीट्यूड लिखा अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर मतलब r स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो म्यू नॉट ई वी अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक दूसरा पॉइंट ये उठता है कि ये तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया है, लेकिन इसके बाद चार्ज कहीं और होगा। अगर चार्ज कहीं और होगा तो चार्ज की वेलोसिटी वेक्टर अलग हो सकती है, पोजीशन वेक्टर अलग हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी और टाइम पे कितनी होगी कैसे बताएंगे? तुम चेक कर सकते हो। इसके अलावा मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है, इसके लिए वेलोसिटी वेक्टर कुछ इधर आ रही है, पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल कहीं और चला गया है, वेलोसिटी वेक्टर पोजीशन वेक्टर चेंज हो गई है, लेकिन v क्रॉस r की डायरेक्शन अभी भी सेम है। तो तो इस सर्कुलर ट्रैक पे इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो अंदर की तरफ ही आएगी। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर ही आएगी, बाकी और जगह पर जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आए। ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर जरूरी नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जब इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, जब ये इलेक्ट्रॉन घूम के नीचे जाने लगेगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ आ जाएगी। तो बाकी पॉइंट्स के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, बाकी पॉइंट्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब चेंज कर सकता है, लेकिन सेंटर एक ऐसा पॉइंट है, तुम चेक कर सकते हो कि कहीं पर भी होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम। और मैग्नीट्यूड देख सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड में हमें ये वेक्टर्स के ना v और r का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि v क्रॉस r के मैग्नीट्यूड में v का मैग्नीट्यूड, r का मैग्नीट्यूड, उनके बीच में एंगल, और क्योंकि v और r का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम है, उनके बीच में एंगल भी सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको तुम लोग सॉल्व करके आना। ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों सेम वेलोसिटी से पैरेलल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। इनके बीच में कूलॉम फोर्स एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा, लेकिन ये मूविंग चार्जेस है ना, तो ये पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे वाले चार्ज की लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले मूविंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करेगा। तो तुम्हें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो क्या होगा। कैलकुलेट कर लोगे? ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स तुम्हें पता है लाइक चार्जेस रिपल्सिव होगा। मुझे बस क्लास ओवर करने से पहले
मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करके बताओ, पहले की वजह से दूसरे पर या दूसरे की वजह से पहले पर। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैग्नेटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेफ्ट ऑन सेकेंड वन, चलो देखते हैं। उसको अट्रैक्टिव रिपल्सिव के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो पहला वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज की लोकेशन पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा पता लगाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आएगी? तो ये आर होगा हमारे लिए, ये वी है, तो वी क्रॉस आर, वी क्रॉस आर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। ठीक है, अब दूसरे वाले चार्ज के बारे में सोचोगे तो ये मूविंग चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट करता है क्यू वी क्रॉस बी, फोर्स की डायरेक्शन होती है वी क्रॉस बी के अलावा। तो वी इधर है, बी आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, तो वी क्रॉस बी करेंगे तो किधर आएगा? इधर की तरफ आएगा। लेकिन ये तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से के ऊपर फोर्स है ना, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऐसे, ठीक है। तो दोनों की अगर अगर फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज के ऊपर टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो पहले चार्ज के ऊपर राइट वॉट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करे। इनका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना। और मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये जो रेशियो है ना, वो रेशियो आएगी वी वी कुछ सी अपॉन कुछ ऐसे आएगी, उसको चेक कर लेना, ये रेशियो आना चाहिए। या फिर म्यू नॉट, ये अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है ना, ये जो वैल्यू होती है ये सी के इक्वल होती है, क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ये 4 पाई टाइम्स 10⁻⁷ होती है, और इसकी वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁹ अपॉन 4 पाई। तो इसको तुम देखोगे ना, अंदर 9 इंटू 10⁻16 होगा, ये न्यूमरेटर में जाएगा, सॉरी, ये न्यूमरेटर में जो वैल्यूज आएंगी वो बता रहा हूँ, और ये अल्टीमेटली 3 इंटू 10⁸। तो अंडर रूट 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सी के स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तो उससे तुम्हारा जो इसका आंसर है वो c² / v² के इक्वल आए। ठीक है, तुम लोग चेक कर लेना। ठीक है, और आज की क्लास में किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चलेंगे, पॉइंट चार्ज से आगे चलेंगे, पॉइंट चार्ज के आगे करंट कैरिंग वायर आएगा। ठीक है, क्लास ओवर करें।